वुल्फ की बेटी वुल्फ ही होती है सर। अल्फा मूवी वॉज अ डिजास्टर। मतलब आपके पास बॉलीवुड का सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस था, इंडस्ट्री की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेसेस में से एक थी, मल्टी करोड़ मार्केटिंग कैंपेन थी, स्पाई यूनिवर्स जैसा ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड फ्रेंचाइज था, हर तरफ प्रमोशन चल रहे थे। इन सब के साथ काम करते करते मैंने बहुत सीखा भी है। We're all dancing to that song. एंड स्टिल इट वॉज अ फ्लॉप। मुझे अपने घर जाना है। अगर बॉलीवुड के पुराने फॉर्मूला के साथ देखें तो ऐसी फिल्मों का फ्लॉप होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन अल्फा के साथ ये हुआ। ऑल्दो कुछ लोग अल्फा की तारीफ भी कर रहे हैं। Alpha is the 7th film in the franchise. It's the first to be led by women. The ambition, scale, inclusivity is admirable. Here of a Hindi film heroine who slays literally and laughs mid-combat when she knows she has the upper hand is fun. Came back home from watching Alpha because if Alia Bhatt is in a movie, I will pay for recliner and oversized popcorn and watch that movie as soon as possible. I honestly did not think that Alia Bhatt can do an action movie, but my mother, my mom, she has never disappointed me. She is too fucking good, and honestly, so is Sharvari. Her acting, dance, action, everything was a solid 10 on 10. अल्फा देखी और मुझे फिल्म अच्छी लगी। फिल्म की जो खासियत है वो ये है कि काफी हॉलीवुड स्टाइल एक्शन एंटरटेनर है। लेकिन पीआर भी अल्फा को बचा नहीं पाया। No, God, please, no, no! पहली बार बॉलीवुड के सबसे पावरफुल इकोसिस्टम को ऑडियंस ने सीधा चैलेंज कर दिया। आलिया ने राजी, गंगूबाई काठियावाड़ी और डियर जिंदगी जैसे अच्छी परफॉर्मेंसेस दी है। वो एक टैलेंटेड एक्ट्रेस है, लेकिन अल्फा ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को एक्सपोज कर दिया। आज के जमाने में टैलेंट भी तभी काम आता है जब ऑडियंस को कंटेंट पसंद आए। सिर्फ सरनेम, मार्केटिंग और बैनर किसी फिल्म को बचाने के लिए काफी नहीं है, और शायद इसीलिए ये फिल्म एक सिंबल बन गई। हाय बॉय। अरे कहना क्या चाहते हो? पिछले कुछ सालों में अगर आप पैटर्न देखो तो एक ही चीज बार बार रिपीट होती है। द आर्चीज, लव यापा, आजाद, नादानिया, उलझ, हर बार मैसिव प्रमोशन हुआ, लेकिन ऑडियंस ने वही सवाल पूछा, फिल्म अच्छी है या नहीं। ये पहले इतना एग्रेसिव नहीं होता था। एक वक्त था जब बॉलीवुड का अनरिटन रूल था, अगर आप किसी पावरफुल फिल्म फैमिली से बिलोंग करते हो तो करियर की टेंशन कम होती थी। फिल्म फ्लॉप हुई, कोई बात नहीं, दूसरी मिल जाएगी, दूसरी नहीं चली तो तीसरी मिल जाएगी, पीआर संभाल लेगा। ये था बॉलीवुड का टेफ्लॉन कोटिंग फ्रॉम फेलियर। एक आउटसाइडर अगर अपनी पहली फिल्म में फ्लॉप हो जाए तो उसके लिए दूसरा चांस मिलना बहुत ही मुश्किल होता था, लेकिन एक स्टार किड के लिए फ्लॉप सिर्फ एक लर्निंग फेज बन जाता था। जितनी जगह पे मैं क्वालिफाई करता हूँ, ऑडिशन देके डायरेक्टर्स मीटिंग होती है, मैं अपने दम पे करता हूँ, मैं अपनी एक्टिंग के दम पे करता हूँ, मेरे पास और क्या है। लेकिन वहाँ पे जब कोई चुना जाता है, कोई इनसाइडर चुना जाता है, और वो फिल्म बिजनेस ऐसा है कि हमने इनसाइडर्स को इतनी तवज्जो दे दी है कि अभी कोई किसी का लड़का या लड़की अभी आया भी नहीं है तो हम, अरे उसकी बेटी है ना, उसका बेटा है ना। यहाँ पे वर्शिप है, हीरो वर्शिप का एक ट्रेंड है। इसलिए आज का एक इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि क्या बॉलीवुड के उस टेफ्लॉन कोटिंग को ऑडियंस ने पेनिट्रेट कर दिया है, और क्या बॉलीवुड में नेपोटिज्म फाइनली खत्म होने के कगार पर है। इस कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा, क्योंकि बॉलीवुड का नेपोटिज्म किसी एक डायरेक्टर या किसी एक प्रोड्यूसर ने क्रिएट नहीं किया था। ये सिस्टम लगभग 70 साल में इवॉल्व हुआ है, और उस इवोल्यूशन को समझे बिना अल्फा का बैकलैश समझना इम्पॉसिबल है। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। सबसे पहले एक मिथ तोड़ते हैं। काफी लोगों को लगता है कि बॉलीवुड पहले से ही नेपोटिज्म पे चलता है, लेकिन रियलिटी उससे थोड़ी अलग है। क्या बात कर रहे हैं? इंडस्ट्री के इनिशियल डिकेड्स में कई सुपरस्टार्स ऐसे आए जिनका कोई भी फिल्म से बैकग्राउंड नहीं था। दिलीप कुमार, देवानंद, गुरुदत्त, सुनील दत्त, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, इन सबकी जर्नीज अलग थी। टैलेंट, स्ट्रगल और ऑडियंस का एक्सेप्टेंस उनके करियर का बैकबोन रहा। हाँ, एक फैमिली जरूर थी जो शुरू से अलग नजर आती थी, कपूर फैमिली। पृथ्वीराज कपूर ने फाउंडेशन रखी, उनके बाद राज कपूर आए, फिर शम्मी कपूर, शशि कपूर, रणधीर कपूर, ऋषि कपूर, करिश्मा कपूर, करीना कपूर और आज रणबीर कपूर तक ये लेगेसी कंटिन्यू हुई। लेकिन उस वक्त कपूर फैमिली एक एक्सेप्शन थी, और वो भी मजबूरी की वजह से शुरू हुई। 1948 में राज कपूर ने अपना आरके फिल्म्स बनाया, जिसके अंडर उन्होंने कई सुपरहिट फिल्में दी। आवारा, जागते रहो, जिस देश में गंगा बहती है, संगम एंड बॉबी। और सिर्फ इंडिया ही नहीं, रशिया जैसे देशों में भी राज कपूर सुपरस्टार थे। Out of the airport, he got into a taxi after having waited for a while. Suddenly, what he saw was that the taxi is not moving forward and instead is going up. Russian fans of Raj Kapoor had carried the car on their shoulder. उन्होंने रशिया के साथ अच्छे रिलेशन बनाने में इस हद तक कंट्रीब्यूट किया है जितना उस समय के पॉलिटिशियन ने भी नहीं किया होगा। रशिया में राज कपूर तब के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जितने ही फेमस थे। एक बार वो वीजा भूल गए तो तभी उन्हें मॉस्को में फ्री एंट्री मिली, पर जब उनका पीक टाइम चल रहा था तब उनसे एक गलती हो गई, मेरा नाम जोकर।
ये फिल्म इतनी फ्लॉप हुई कि नए प्रोडक्शंस और एक्टर्स को देने के लिए आरके फिल्म्स के पास पैसे ही नहीं थे। मेरा नाम जोकर ने वो नहीं किया जो वो चाहते थे। पा लेता है बहुत सी सहारे और प्रशंसाएं और ये सब कुछ उसके लिए होते, जो नहीं चलता आगे वो आपके करीब आ जाता है। तो उसमें से एक तस्वीर है मेरा नाम जोकर, जो मुझे बहुत अजीज है। और मजबूरी का नाम महात्मा गांधी कहते हुए आरके फिल्म्स ने अपने ही फैमिली मेंबर्स को लॉन्च करना शुरू कर दिया। राज कपूर का आत्मविश्वास हिल गया, तो काम करा तो नए लड़का नई लड़की, इसीलिए मैंने पूछा क्योंकि उसके बाद और सिक्सर स्टेडियम के बाहर मार दिया। 1971 में रणधीर कपूर का कल आज और कल से डेब्यू हुआ। 1973 में ऋषि कपूर का लेजेंडरी डेब्यू बॉबी से हुआ और 1985 में राजीव कपूर का डेब्यू राम तेरी गंगा मैली से हुआ। फिल्म सुपर हिट रही, लेकिन ऑडियंस ने उन्हें कभी एज अ मेन लीड एक्सेप्ट नहीं किया। जब से तू बाहर गया है मैं जानता था कुछ ना कुछ होगा। ये पहला प्रूफ था कि सिर्फ खानदानी नाम लेकर इंडस्ट्री में सरवाइव नहीं किया जा सकता। पर प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब धीरे धीरे पूरी इंडस्ट्री ने कपूर मॉडल को बिजनेस स्ट्रेटेजी बना दिया। 1970s और 80s में प्रोड्यूसर को एक बात समझ आई कि फिल्म बनाना बहुत रिस्की बिजनेस है। एक फ्लॉप मूवी से करोड़ों का नुकसान हो जाता था। ऐसे में अगर कोई ऑडियंस एक्टर को या उसके सरनेम को पहले से जानती हो तो रिस्क थोड़ा कम हो जाता था और इसी से स्टार्ट हुए स्टार डेब्यू। ये तो टट्टी है। 1981 में संजय दत्त को ब्रेक मिला। 83 में सनी देओल का डेब्यू हुआ। 1988 में सलीम खान के बेटे सलमान खान का डेब्यू हुआ। 91 में करिश्मा कपूर और फिल्म मेकर रवि टंडन की बेटी रवीना टंडन आई। 95 में बॉबी देओल का डेब्यू हुआ। उस वक्त ऑडियंस को इनसे प्रॉब्लम भी नहीं थी क्योंकि काफी लोग जेन्युइनली टैलेंटेड थे। सनी देओल ने अपनी अलग से एक्शन इमेज बनाई। अगर सातों एक बाप के है तो रख, नहीं तो कसम गंगा मैया की घर में घुस कर मारूंगा, सातों को साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा। अरे रोक। संजय दत्त ने अपनी अलग पर्सनैलिटी क्रिएट की। ये देख रही ये देख असली असली 50 तोला कितना 50 तोला। 10 अक्टूबर 10 बजे पल्लू आपकी जेल से गायब। ऋतिक रोशन ने अपने डेब्यू के साथ ही ये प्रूव कर दिया कि वो सिर्फ राकेश रोशन के बेटे नहीं बल्कि एक कंप्लीट परफॉर्मर है। क्या लेके जाइए दिल्ली ये बताना। यहाँ तक सब कुछ ठीक था, लेकिन 2000 आते आते फिल्म के बजट बढ़ने लगे और मार्केटिंग बजट तो हद से पार चले गए। अब प्रोड्यूसर सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि ब्रांड बना रहा था और उस ब्रांड को बेचने के लिए उन्हें चाहिए होते थे रिकॉग्नाइजेबल फेसेस। इसी पीरियड में नेपोटिज्म का असली ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। अब नेपोटिज्म सिर्फ बेटा लॉन्च करो योजना नहीं रही, ये एक कंप्लीट इकोसिस्टम बन गया। मतलब ऑडियंस के सामने स्टार किड को एक्टर बनाने से पहले ही सेलिब्रिटी बना दिया जाता था। थोड़ा ज्यादा हो गया ना, आदत डाल लो, क्योंकि मेरा शो भी थोड़ा ज्यादा है। यही से डिफरेंस शुरू हुआ इनसाइडर और आउटसाइडर के बीच। एक आउटसाइडर को एक्टिंग पहले प्रूव करनी पड़ती थी, तब जाके पब्लिसिटी मिलती थी। एक इनसाइडर को पहले पब्लिसिटी मिलती थी, एक्टिंग बाद में प्रूव होती थी। और इसी इकोसिस्टम का सबसे बड़ा फेस बनकर सामने आए करण जौहर। स्टूडेंट ऑफ द ईयर बॉलीवुड के नए एरा की अनाउंसमेंट थी। एक ऐसा एरा जहां स्टार किड को सिर्फ लॉन्च नहीं किया जाता था, उन्हें केयरफुली मैन्युफैक्चर किया जाता था। लेकिन हर सिस्टम की तरह इस सिस्टम की भी एक वीकनेस थी। ये ऑडियंस को इन्फ्लुएंस तो कर सकता था, लेकिन उन्हें परमानेंटली कंट्रोल करना मुश्किल था। 2016 के बाद सारा अली खान, जानवी कपूर और अनन्या पांडे का डेब्यू हुआ। ये वो एरा था जब पहली बार इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर का डिबेट नेशनल टॉपिक बन गया। करण जौहर खुद को प्राउडली नेपोटिज्म डैडी डिक्लेयर करने लगे। इसी फेज में करण जौहर ने कंगना रनौत को अपने शो पे बुलाया, जहां कंगना ने उन्हें सीधा मूवी माफिया कह दिया। Biopic, if ever it's made, you'll play that stereotypical Bollywood biggie who is very snooty and completely intolerant to outsiders and Intolerant is flag bearer of nepotism. The movie mafia. इसके बाद कंगना बार बार ट्विटर पे आलिया से पंगे लेने लगी, करण जौहर को ट्रोल करने लगी और एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो गया कि इतने कंप्लीट फेलियर्स के बाद भी स्टार किड्स को बार बार मौका कैसे मिलता है। आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव जैसे डिजर्विंग एक्टर्स को 100 गुना हार्डर रूट से एंट्री करनी पड़ती थी, जबकि बॉलीवुड स्टार्स के बेटों के लिए ये बहुत इजी पाथ था।
और ये पूरी आग सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के साथ और ज्यादा भड़क गई। आलिया के सड़क 2 का ट्रेलर यूट्यूब पे मोस्ट डिसलाइक वीडियो बन गया और इसी पीरियड में बॉलीवुड ने नेपोटिज्म को किया हुआ और ज्यादा सपोर्ट उनके लिए बैकफायर करने लगा। यही सेंटिमेंट सालों तक ऑडियंस में बिल्ड होता रहा और उसका सबसे फ्रेश एग्जांपल आया अल्फा। लेवल राइटिंग ना समझ आएगी ना आपको समझ के लेनी है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग गुड हाई ऑक्टेन स्पाई थ्रिलर, वो भी फीमेल ओरिएंटेड, तो आई वॉज एक्साइटेड कि चलो यार एक मौका देना बनता है। आलिया सिर्फ एक एग्जांपल नहीं है जिसे ऑडियंस ने रिजेक्ट किया। करण देओल, सनी देओल के बेटे जिनका डेब्यू पल पल दिल के पास से हुआ, उस फिल्म का बजट लगभग 30 करोड़ था और कलेक्शन सिर्फ 10 करोड़। उसके बाद वेल्ले आई जिसका बजट 10 करोड़ था और कलेक्शन आधे करोड़ के आसपास। दोनों फिल्म्स कमर्शियल डिजास्टर। अगर यही ट्रैक रिकॉर्ड किसी आउटसाइडर का होता तो उसका फोन बजना ही बंद हो जाता था। लेकिन करण देओल को फिर भी लाहौर 1947 जैसे बड़े प्रोजेक्ट में इंपॉर्टेंट रोल मिला। जुनैद और खुशी कपूर की लव यापा, जानवी कपूर की मिली, उलझ, राशा थड़ानी और अमन देवगन की आजाद, इन सब का कंबाइंड बजट 250 करोड़ के आसपास था और कलेक्शन 20% भी रिकवर नहीं कर पाई। शनाया कपूर की डेब्यू फिल्म आंखों की गुस्ताखिया, जिसका बजट 20 से 25 करोड़ था, उसका कलेक्शन सिर्फ 2 करोड़ निकला। और उसका बैकग्राउंड क्या था? संजय और महीप कपूर की बेटी, अनिल और बोनी कपूर की नीस और शाहरुख और गौरी खान की क्लोज फैमिली फ्रेंड। सुहाना खान का केस तो और ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आर्चीज में हेविली ट्रोल होने के बाद भी वो मेबेलिन न्यूयॉर्क का इंडिया फेस बन गई। किसी भी एक्ट्रेस को इंटरनेशनल मेगा ब्रांड का फेस बनने में सालों लग जाते हैं, अपनी कैपेसिटी प्रूव करनी पड़ती है। लेकिन सुहाना खान के लिए ये इजी पाथ था। जानवी कपूर आज तक इंडस्ट्री में एक भी हिट फिल्म नहीं दे पाई। उनकी लास्ट बॉलीवुड फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी का बजट 80 करोड़ था और कलेक्शन सिर्फ 45 से 50 करोड़। और इसके बावजूद उन्हें पेद्दी में रामचरण के साथ कास्ट किया गया और भी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आए। एटली के साथ अल्लू अर्जुन की फिल्म नैनी के साथ पैराडाइज, श्रीदेवी की आइकॉनिक फिल्म चालबाज का रीमेक जो खुद प्रोड्यूसर बोनी कपूर करेंगे। यानी बार बार प्रोड्यूसर्स ने करोड़ों का रिस्क लिया, ऑडियंस ने उन्हें रिजेक्ट किया पर सिस्टम ने उन्हें प्रोटेक्ट किया। और यही डिफरेंस है। बॉलीवुड में ऑडियंस पनिशमेंट देती है लेकिन इंडस्ट्री उन्हें रिजेक्ट नहीं करती। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इंडस्ट्री का सबसे बड़ा एडवांटेज डेब्यू नहीं होता, सबसे बड़ा एडवांटेज है सेकंड चांस, थर्ड चांस, फोर्थ चांस। आउटसाइडर को एक फ्लॉप के बाद जय सिया राम बोल दिया जाता है, लेकिन इंडस्ट्री के इनसाइडर को फ्लॉप होने के बाद बोला जाता है कि इसका पोटेंशियल अच्छा है, शायद आगे और कुछ कर ले। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। इसी पैटर्न में एक और एग्जांपल है खुशी कपूर का। द आर्चीज के बाद एक्टिंग पर काफी क्रिटिसिज्म हुआ। लव यापा भी ऑडियंस को इम्प्रेस नहीं कर पाई, लेकिन प्रोजेक्ट्स रुकते नहीं है, नए अनाउंसमेंट आते रहे। अली खान ने कहा था कि जोया ने कुछ स्टार किड्स को कैमरा के सामने लाने से पहले पूरे 1 साल का वर्कशॉप कराया। We did a whole camera workshop with them. We've done everything you can think of. They are completely You prepared them for their careers. They are seasoned. They are completely, they are stepping in, totally ready. तो जब 1 साल की मेहनत के बाद आप कैमरा के सामने आएंगे और फिर भी रेजर ब्लेड की तरह शार्प नहीं होंगे तो फिर लाना ही क्यों था? दिस इज अ सीरियस क्वेश्चन ऑफ अपॉर्चुनिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर इतने लॉसेस के बाद भी आपको कंटिन्यूअसली रोल्स मिल रहे हैं तो मेरिट का लॉजिक क्या है? और इसी सवाल के बाद ऑडियंस ने स्टार किड्स को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। एक तरफ राजकुमार राव, मनोज बाजपेयी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और पंकज त्रिपाठी जैसे एक्टर्स हैं जिन्होंने सालों थिएटर किया, ऑडिशंस दिए, रिजेक्शंस फेस किए और फिर जाकर एक आइडेंटिटी बनाई। दूसरी तरफ कुछ एक्टर्स हैं जिनके लिए पूरा इकोसिस्टम बचपन से बिल्ड किया गया। इसीलिए ऑडियंस का गुस्सा इंडिविजुअल एक्टर्स से भी ज्यादा सिस्टम पर है। और इसीलिए पिछले कुछ सालों में एक और इंटरेस्टिंग चीज हुई। ऑडियंस ने इनके सिर्फ फिल्मों को रिजेक्ट नहीं किया बल्कि इनके पीआर को भी डिकोड करना शुरू कर दिया। आज बॉलीवुड में स्क्रीन से ज्यादा एक्टिंग सोशल मीडिया पर होती है और यही से शुरू होता है इनका पीआर गेम। पहले के जमाने में एक्टर हिट होता था, फिर मैगजीन कवर मिलता था। आज पहले मैगजीन कवर मिलता है, उसके बाद फिल्म आती है। We really in India can't call them paps, which stands for paparazzi. Yeah, they're not paps, exactly. They're not. They're photographers you're calling and asking them to capture you. Why do we not see you getting papped? Because my publicists don't phone them and say that I am taking a flight. But this is a real thing, like paps have to be called. और जब तक फिल्म आती है तब तक ऑडियंस को बार बार बताया जाता है कि ये बॉलीवुड का नेक्स्ट सुपरस्टार है। बहुत हम्बल बनते हैं वो बाहर, यहाँ उनका पीआर बनाते हैं। पीआर तो पहले भी होता था, हाँ, बट अभी कुछ ज्यादा हो गया। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, स्टार अनाउंस करने से कोई स्टार तो नहीं बनता ना, स्टार ऑडियंस बनाती है। और ऑडियंस को रिलेटेबल लगने के लिए पिछले कुछ सालों से एक और ट्रेंड शुरू हो गया है, मिडिल क्लास इमेज क्रिएट करो, गरीबी दिखाओ। तो क्या हम खानदानी गरीब हैं? सारा अली खान इंटरव्यूज में हंस हंस के बोलती है कि वो होटल के बाथरूम से टॉवल और परफ्यूम चुरा लेती है। गॉन फॉर 1 month, तो 1 महीने में जितने शैम्पू, कंडीशनर, लोशन, टूथपेस्ट मिलते थे मैंने सब इतने सारा जोड़ के डाल दिया था। राशा थड़ानी डाउन टू अर्थ है क्योंकि वो हील्स की जगह क्रॉक्स पहनती है। और जानवी कपूर के हिसाब से उनका स्ट्रगल ये था कि वो हर सुबह उठ के साजिद नाडियाडा
नाडियादवाला इंडस्ट्री के सबसे बड़े प्रोड्यूसर में से एक को फोन करती थी। अनन्या कपूर ये दिखाती है कि वो बार्गेनिंग करती है। जुनैद खान, जिसके पापा बॉलीवुड के वेल एस्टेब्लिश स्टार है, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करता है। ये गलत नहीं है, हर सेलिब्रिटी को अपनी इमेज मेंटेन करने का हक है, लेकिन जब ऑडियंस को लगता है कि ऑथेंटिसिटी से ज्यादा ब्रांडिंग हो रही है तो रिएक्शन उल्टा पड़ने लगता है। और इसीलिए पीआर की पावर पहले जैसी नहीं रही। पीआर क्यूरियोसिटी क्रिएट कर सकता है, लेकिन पीआर ऑडियंस को परमानेंटली कन्विंस नहीं कर सकता। और इसीलिए अल्फा एक इम्पोर्टेंट सिंबल है। इनके पास क्या नहीं था? एक फीमेल लीड एक्शन फिल्म का फ्रेशनेस फैक्टर, मैसिव प्रमोशनल कैंपेन, अनिल कपूर और बॉबी देओल जैसे एक्सपीरियंस्ड एक्टर, और क्लाइमैक्स में ऋतिक रोशन का अपीयरेंस। अगर आप 2015 से 2018 के बीच ये फिल्म लॉन्च करते तो इंडस्ट्री एक्सपर्ट रिलीज होने से पहले ही कह देते कि ये फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट है। 95% of the reviews are purchased reviews. It is disgusting. It is horrific. पर 2026 की ऑडियंस कुछ और डिसाइड करती है। ऑडियंस ने ये नहीं पूछा कि फिल्म कौन बना रहा है या इसमें एक्टर्स कौन है। ऑडियंस ने ये पूछा कि इसकी स्टोरी इतनी वीक क्यों है और इसमें हमारे मिलिट्री का अपमान क्यों किया गया है। स्क्रिप्ट इज द बैकबोन ऑफ अ फिल्म। आपकी रीढ़ की हड्डी ही कमजोर होगी तो आप खड़े नहीं रह सकोगे। सिंबॉलिकली देखा जाए तो अल्फा एक रिमाइंडर है कि बॉलीवुड का पुराना शॉर्टकट अब उतना इफेक्टिव नहीं रहा। और मैं स्पेसिफिकली बॉलीवुड बोल रहा हूँ, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को क्या हो रहा है, मतलब फिल्म अच्छे ही नहीं बना रहे। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या बॉलीवुड में नेपोटिज्म सच में खत्म हो रहा है? प्रोबेबली नॉट। नेपोटिज्म खत्म होगा भी नहीं, उसकी बस पावर कम हो जाएगी। आज भी फिल्म फैमिलीज के बच्चों को ऑडिशन के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। आज भी उनके पास इंडस्ट्री के बिगेस्ट फिल्म मेकर्स का डायरेक्ट एक्सेस है। बैड्स ऑफ बॉलीवुड में आर्यन के पास टॉप एक्टर्स थे कैमियो के लिए, मीडिया कवरेज था मार्केटिंग के लिए। यानी एंट्री गेट आज भी अनइक्वल है, लेकिन एक जगह पर इक्वालिटी आ गई है, थिएटर हॉल में। बॉक्स ऑफिस पर टिकट खरीदने वाला इंसान सरनेम देखकर पैसे नहीं देता, वो एंटरटेनमेंट देखकर पैसा देता है। इसीलिए कुछ स्टार किड्स सरवाइव कर गए और कुछ नहीं कर पाए। इसीलिए बॉलीवुड को अपनी प्रायोरिटीज बदलनी होगी। स्टार मैन्युफैक्चर करने से पहले स्टोरीज मैन्युफैक्चर करनी होगी, और सबसे इम्पोर्टेंट, ऑडियंस को अंडर एस्टिमेट करना बंद करना होगा। क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में हर व्यूअर एक रिव्यूअर बन चुका है, और हर फ्राइडे पे पब्लिक अपना वर्डिक्ट दे देती है। इस वर्डिक्ट को ना कोई पीआर बदल सकता है और ना ही कोई प्रोडक्शन हाउस। इसलिए मुझे लगता है कि अल्फा की सबसे बड़ी लीगेसी ये है कि इसने बॉलीवुड को एक अनकंफर्टेबल सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया। क्या हम सिर्फ नेपोटिज्म के सहारे पर किसी फिल्म को बेच सकते हैं, या हमें एक्चुअली स्क्रिप्ट को और एक्टर्स को स्ट्रॉन्ग रखना होगा? और जिस दिन बॉलीवुड ने इस सवाल का जवाब ऑनेस्टली दे दिया, शायद उसी दिन ऑडियंस का ट्रस्ट बॉलीवुड में फिर से आने लगेगा। तो ये था आज का वीडियो गाइस। अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। अगर वीडियो ज्यादा पसंद आया होगा तो हाइप भी कर देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राम।